पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुआयू तांग्या का इलाज कर रहा था। अब आगे देखेंगे। हुआयू हाओ ने अपनी हथेली पलटी और उस गहरे नीले पाउडर को ध्यान से देखने लगा। उसी समय उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का उपयोग कर अपनी सूंघने की शक्ति और दृष्टि को बढ़ाया ताकि वह इस जहर की पहचान कर सके। उसके मन में अभी भी थोड़ी आशा थी। आइस फायर यिन यांग वेल से प्राप्त अनगिनत खजानों को देखते हुए उसे विश्वास था कि वे तांग्या के शरीर में फैले जहर को निकालने में सक्षम होंगे। लेकिन बहुत जल्द वह निराश हो गया। थोड़ी देर बाद उसने सिर उठाया और बेई बेई की ओर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया और बोला, एल्डेस्ट सीनियर, कोई और उपाय नहीं है। मैंने इसे पूरी तरह महसूस कर लिया है। ये ईवल पॉइजन अत्यंत जटिल है। ये अनेक घातक विषयों को मिलाकर तैयार किया गया है। अनेक प्रकार के लीथल पॉइजन्स को मिश्रित कर इसका निर्माण हुआ है। चूंकि ये टीचर शाओया की लाइफ एनर्जी के साथ मिल चुका है, इसलिए इसके घटकों को अलग अलग पहचानना असंभव है। इसके अतिरिक्त इस पॉइजन से शक्तिशाली स्पिरिचुअल अंजुलेशंस भी निकल रही है, संभवतः उसी व्यक्ति की जिसने ये पॉइजन उनके शरीर में डाला था। मैं न तो उनकी लाइफ एनर्जी को पॉइजन से अलग कर सकता हूँ, न ही उसके घटकों की पहचान कर सकता हूँ। बे बे ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, समझ गया युहाओ, तुमने अपनी पूरी कोशिश की है। हाँ, लेकिन चिंता मत करो एल्डेस्ट सीनियर, मुझे यकीन है कि मैं उनकी जान बचा सकता हूँ। उनकी वर्तमान स्थिति में अगर विष हटाया न गया तो आधे वर्ष के भीतर ये पॉइजन उनके पूरे शरीर पर कब्जा कर लेगा। उस समय उनकी आत्मा ईवल पॉइजन द्वारा निगल ली जाएगी और फिर उन्हें जगाने का कोई तरीका नहीं ही रहेगा। अभी विषहरण में लगभग आधा वर्ष लगेगा। यानी कम से कम इस अवधि में वे नहीं मरेंगी, लेकिन उनकी लाइफ लाइफ एनर्जी लगातार घटती जाएगी। जितनी ज़्यादा चेतना लौटेगी वे उतनी ही कमज़ोर होती जाएंगी। जब उनकी यादें पूरी तरह वापस आएंगी, तब उनकी लाइफ एनर्जी लगभग समाप्त हो चुकी होगी। हालांकि मेरे पास लाइफ गार्डियन ब्लेड है, अब से वह इसे अपने साथ रख सकती हैं। ये तलवार अपने भीतर की लाइफ ओरा से लगातार उनकी लाइफ एनर्जी को पुनः भरती रहेगी। इस तरह वे कम से कम 1 वर्ष तक जीवित रह सकेंगी। इतना समय हमारे पास ब्लू सिल्वर एम्परर को खोजने के लिए पर्याप्त है। ये सुनकर बेबे के चेहरे पर प्रसन्नता झलक उठी। ये तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद युहाओ। हुईहाओ ने उत्तर दिया, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। यह तो मेरा कर्तव्य है। मैं भी चाहता हूं कि टीचर शाओया पूरी तरह स्वस्थ हो। सुसंची ने बगल से पूछा, युहाओ, अगर तुम्हारी लाइफ गार्डियन ब्लेड की लाइफ एनर्जी इतनी शक्तिशाली है, तो क्या ये उन्हें पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती? क्या इससे उनकी लाइफ एनर्जी पूरी तरह पुनः प्राप्त नहीं हो सकती? होयाओ ने सिर हिलाया। किसी और के मामले में यह संभव हो सकता था, लेकिन उनके लिए नहीं। उनकी लाइफ ओरिजिन स्वयं उनकी लाइफ एनर्जी के साथ नष्ट हो रही है, और यही उनके मार्शल सोल पर भी लागू है। इसे यूं समझो, उनकी लाइफ एनर्जी पानी के समान है और शरीर एक पात्र की तरह। जब तक पर्याप्त पानी हो, पात्र भरा रह सकता है। लेकिन अब वह पात्र टूट चुका है। चाहे जितना भी पानी डालो, वह बह ही जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि पात्र में लगातार पानी डाला जा रहा है, जिससे वह जल्दी खाली नहीं हो रहा। वह कुछ समय और जीवित रह सकती है, लेकिन उस पात्र की मरम्मत तभी संभव है जब हम ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढ लें। तब उनकी लाइफ एनर्जी स्वयं स्थिर हो जाएगी और वह बिना किसी बाहरी सहायता के भी ठीक हो जाएंगी। तो ऐसा है। ये तो काफी जटिल मामला है। बेबे ने कहा, ठीक है युहाओ, अब शुरू करो। परिणाम चाहे जो भी हो, हमने अपनी पूरी कोशिश की है। वो युहाओ ने सिर हिलाया। हाँ, एल्डेस्ट सीनियर टीचर शौया को कसकर थाम लो। आगे उन्हें बहुत पीड़ा होगी। लेकिन ये पहला चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे कम यह सुनिश्चित होगा कि उनका शरीर अब और अधिक पॉइजन से क्षतिग्रस्त नहीं होगा। हाँ, बेबे ने टांग्या को कसकर बाहों में ले लिया। इस समय वह स्वयं भी उतना ही पीला था जितनी टांग्या। उसने पहले कभी इतनी घबराहट महसूस नहीं की थी। हुओयुहाओ ने टांग्या के सामने वह पिल रखी। ये पिल डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल की वर्षों की साधना का सार थी, और विषहरण में स्वयं डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल से भी अधिक प्रभावी। हुईहाओ की सोल पावर के मार्गदर्शन में कोमल गुलाबी प्रकाश टांग्या के शरीर में प्रवाहित हो गया। वह कांप उठी और उसकी त्वचा पर फिर से वे बैंगनी काले पैटर्न उभर आए। डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल पिल की गुलाबी आभा जब उस गहरे नीले रंग से टकराई, तो तांग्या का शरीर कंपाने लगा। उसकी त्वचा पर लहरें सी उठी, मानो गुलाबी रोशनी उन बैंगनी काले पैटर्न को खींच रही हो। उसका शरीर जोर से कांपने लगा। उसके माथे पर गहरे नीले रंग का पसीना झिलमिलाने लगा। हुयुहाओ ने अपनी हथेली को नीचे दबाया और दूसरी हथेली में फिल को थामे रखा। उसकी आइस एम्प्रेस पिंसर से हीरे जैसे बर्फीले क्रिस्टल फैल गए।
उसने टैंग सेक्ट की कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन तकनीक का प्रयोग किया और टांग्या के माथे से उस विषयुक्त पसीने को अपनी हथेली में खींच लिया। जैसे ही पसीना आइस एम्पर स्पिंसर से छुआ, वह तुरंत जम गया। धीरे धीरे हुओयुहाओ की हथेली में गहरे नीले रंग का एक आइस क्रिस्टल बनने लगा, क्योंकि टांग्या के शरीर से गहरे नीले पसीने की बूंदें हवा में उड़ती जा रही थीं। कुछ तो उसके वस्त्रों से बाहर निकल हवा में तैर रही थीं। एल्डर सॉन्ग ने हाथ हिलाकर कहा, लड़कियां यहीं रह सकती हैं। लड़के एक तरफ जाकर कल्टिवेट करें, यहां न रहें। शुसंशी और बाकी सभी के चेहरे पर अजीब सी अभिव्यक्ति आई, पर वे बिना कुछ बोले मुड़ गए और एक और जाकर कल्टिवेशन में लग गए। केवल शाओ शाओ, जंगना नन, ये गाई और ननचुक्यू वहीं रहीं। एल्डर सॉन्ग को डर था कि उपचार प्रक्रिया के दौरान टंगया के वस्त्र फट सकते हैं। हो युहाओ इलाज कर रहा था, इसलिए उसका रहना आवश्यक था, लेकिन बाकी पुरुषों को जाना पड़ा। टंगया का शरीर और अधिक कांपने लगा, जबकि उसकी लाइफ ऑरा लगातार कमजोर होती जा रही थी। हो युहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी खुल गई। एक कोमल स्पिरिचुअल पावर की किरण टंगया के माथे को उनकर उसके स्पिरिचुअल सी को स्थिर करने लगी। उसी समय एक पन्ना सी हरी बिजली की रेखा निकली और उसके माथे के ऊपर मंडराने लगी। फिर धीरे-धीरे नीचे उतरकर उसके सीने पर टिक गई। ये लाइफ गार्डियन ब्लेड थी। लाइफ गार्डियन ब्लेड प्रकट होते ही वातावरण में जीवन की सशक्त आभा फैल गई। हुओयुहाओ की आंखों में प्रकाश चमका और उसके बगल में एक विकृत सी छवि बनी। वह स्वयं का एक और रूप था। ये छवि प्रारंभ में कुछ धुंधली थी, पर शीघ्र ही अधिक वास्तविक हो गई। एल्डर सॉन्ग मन ही मन चकित रह गई। कॉन्क्रीट मटेरियल, स्पिरिचुअल पावर। वह हुओयुहाओ का आध्यात्मिक रूप शांति से आगे बढ़ा और ठंगया के पास आ गया। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को लाइफ गार्डियन ब्लेड में प्रवाहित किया, जिससे जीवन ऊर्जा टंगया के शरीर में प्रवाहित होने लगी। तभी टंगया के चेहरे पर हल्की गुलाबी आभा लौट आई। यद्यपि उसकी लाइफ एनर्जी अब भी घट रही थी, परंतु अब उसमें जो ऊर्जा जा रही थी, वह बहुत अधिक शक्तिशाली थी। कम से कम अब वह अपने ऊर्जा स्तर को बनाए रख सकती थी। बेबे अब पूरी तरह समझ चुका था कि हुयुहाओ पहले क्या कह रहा था। लाइफ गार्डियन ब्लेड की प्रबल लाइफ एनर्जी टंगया के शरीर में जाने के बाद उसके रोम छिद्रों से बाहर निकलकर बेबे के शरीर में प्रवेश कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर भी उस ऊर्जा से पोषित हो रहा हो। यदि यह स्थिति सामान्य प्रशिक्षण के समय होती, तो बेबे अवश्य प्रसन्न होता, क्योंकि सोल पावर की वृद्धि हर सोल मास्टर के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। लेकिन इस समय वह प्रसन्न कैसे हो सकता था? टांगया के शरीर से जीवन ऊर्जा बाहर निकल रही थी। इसका मतलब था कि वह कुछ भी अवशोषित नहीं कर रही थी। समय धीरे धीरे बीता गया। होयुहाव की हथेली में बना गहरा नीला बर्फीला क्रिस्टल अब उसकी पूरी हथेली के बराबर हो गया था। टांगया के शरीर से निकलने वाली बूंदें अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं। अंततः टांगया का शरीर स्थिर हो गया। होयुहाव की स्पिरिचुअल पावर और लाइफ गार्डियन ब्लेड की लाइफ एनर्जी के प्रभाव से वह गहरी नींद में चली गई। जब बर्फीला क्रिस्टल और बड़ा हुआ, तब युहाव ने वह इमॉर्टल पिल वापस ले ली और उस बर्फ के टुकड़े को अपने स्टोरेज टाइप सोल टूल में रख दिया। उसकी अल्टीमेट आइस की अत्यधिक निम्न तापमान में वह क्रिस्टल अब किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता था। हुईहाव ने राहत की सांस ली और खड़ा हो गया। लेकिन उसका स्पिरिचुअल एंटिटी अब भी टांग्या के शरीर में लाइफ एनर्जी का प्रवाह नियंत्रित कर रहा था, ताकि उसकी लाइफ एनर्जी स्थिर बनी रहे। हालांकि ये उसकी लाइफ एनर्जी को बढ़ा नहीं सकता था, लेकिन पर्याप्त लाइफ एनर्जी होने से शरीर की पुनर्प्राप्ति की गति तेज हो जाती है, इसलिए उसका प्रयास व्यर्थ नहीं था। बेबे चिंतित नजरों से होयुहाओ को देख रहा था। होयुहाओ ने उसकी ओर सिर हिलाया। एल्डेस्ट सीनियर, चिंता मत करो। टीचर शाया की स्थिति अभी स्थिर है। इस विषहरण की पहली प्रक्रिया के बाद बाहरी जहर पूरी तरह निकल चुका है। अब वह और ज्यादा क्षरण का शिकार नहीं होंगी, पर इससे वह और कमजोर हो गई है। तुम्हें अब उनकी पूरी देखभाल करनी होगी। बेबे ने पूछा, जब वह जागेंगी तो क्या उन्हें होश आएगा? होहाव ने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ कहा, शायद मुश्किल है। मैं निश्चित नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन ईवल पॉइजन बहुत लंबे समय से उनके शरीर में था। उनका स्पिरिचुअल सी गहराई तक प्रभावित हुआ है। अगर वह ठीक भी हुई, तो चेतना लौटने में समय लगेगा। इसके अलावा उनके शरीर से और भी जहर निकालना होगा, तभी वह पूरी तरह ठीक हो सकेंगी। एल्डेस्ट सीनियर, तुम्हें उनसे ज्यादा बात करनी चाहिए। पुरानी यादें साझा करो। यह उनकी स्मृति लौटाने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, धन्यवाद। बेबे जानता था कि इससे बेहतर परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती थी।
उसने पूछा, ये लाइफ एनर्जी का प्रवाह कितनी देर तक जारी रहेगा? हुओ युहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन सक्रिय की और तांग्या की नाड़ी वो उसके शारीरिक हालात को महसूस किया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, लगभग 1 घंटे तक। टीचर शाओया के शरीर की कार्यप्रणालियां लाइफ एनर्जी के उत्तेजन से धीरे धीरे सामान्य होंगी। इससे उसकी आयु बढ़ेगी। जब तक हम ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढ लेते हैं और थांग्या के मार्शल सोल के साथ उसकी मूल लाइफ एनर्जी को बुला लेते हैं, तब हम उसका पूरी तरह उपचार कर सकेंगे। तब जब हम लाइफ एनर्जी उसमें प्रवाहित करेंगे, वह नष्ट नहीं होगी, बल्कि वह खुद भी लाइफ एनर्जी उत्पन्न कर सकेगी। हुओयुहाओ की ये व्याख्या सुनकर बेबे ने राहत की सांस ली। पहले चरण के डिटॉक्सिफिकेशन के बाद शाओया की स्थिति और खराब नहीं होगी। अब उसे जो करना था वह था ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढना। हुओयुहाओ ने कहा, एल्डेस्ट सीनियर, मुझे अचानक एक विचार आया है। सुनो और देखो क्या यह संभव है। बेबे की आंखें चमक उठीं। हुओयुहाओ ने कहा, सन मून एम्पायर के आक्रमण और श्रेक सिटी के विस्तार के कारण इस समय श्रेक सिटी पूरे महाद्वीप का सबसे सुरक्षित स्थान है। कम से कम मूल डोलू कॉन्टिनेंट के तीनों साम्राज्यों के लोग यही सोचते हैं। श्रेक सिटी में हर साम्राज्य की शक्तियां उपस्थित हैं। पिछले कुछ वर्षों में टैंग सेक्ट की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ी है। मेरे विचार से हमें एक सार्वजनिक मिशन घोषित करना चाहिए ब्लू सिल्वर एम्परर की खोज के लिए। जो भी व्यक्ति विश्वसनीय जानकारी दे सके या हमारी मदद से ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढने में सहायता करे, टैंग सेक्ट उसके प्रति एक अनंत स्वीकार करेगा, जब तक कि उसकी मांग नैतिक रूप से गलत न हो, या फिर हम उसे सोल टूल्स का एक बैच देकर उसका एन चुका सकते हैं। आखिरकार हम अकेले सीमित हैं, लेकिन अगर हम पूरे डोलू कॉन्टिनेंट की शक्ति का सहारा लें, तो ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढने की हमारी संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। हुओयुहाओ की बात सुनकर बेबे कुछ क्षण के लिए चौंक गया। फिर उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। शाओया के कारण पूरे सेक्ट पर इतना बड़ा बोझ नहीं डाल सकते। हमें यह नहीं पता होगा कि जो व्यक्ति हमारी मदद करेगा, वह हमसे बदले में क्या चाहेगा। मैं अपने और थंग्या के कारण थंगसेक्ट को इतनी मुसीबत में नहीं डाल सकता। अगर किसी को कुछ लौटाना भी पड़ा, तो वह मेरे नाम पर होगा। हुआओ ने सिर हिलाया। नहीं एल्डेस्ट सीनियर, तुम्हारा नाम पर्याप्त प्रभावशाली नहीं होगा। शायद तुम्हें यह सुनना अच्छा न लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि हम में से कोई भी व्यक्तिगत रूप से पूरे साम्राज्यों को किसी खोज के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। लेकिन टैंगसेक्ट अलग है। आज मूल डोलो कॉन्टिनेंट के तीनों साम्राज्य हमारे बनाए सोल टूल्स का उपयोग कर रहे हैं। उन्हें यह भी पता है कि हमारा अकेडमी से कितना गहरा संबंध है। इस स्थिति में जैसे ही हम ये मिशन घोषित करेंगे, उनका ध्यान आकर्षित होगा और वे ब्लू सिल्वर एम्परर को खोजने में हमारी मदद करेंगे। बेबे ने एक लंबी सांस ली और कहा, युहाओ, मैं तुम्हारे अच्छे इरादे समझता हूँ, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। टैंगसेक्ट को आज जिस स्तर पर पहुंचने में इतना समय लगा है, हम उसे सिर्फ शाओया के लिए दांव पर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं? हमें तो ये उचित लग रहा है, जंग ननन ने अचानक बीच में कहा। बेबे ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। जंग ननन के चेहरे पर दृढ़ता थी। बेबे, क्या तुम्हें याद है हमने तांगसेक में क्यों शामिल हुए थे? हमारा उद्देश्य कोई शक्तिशाली संगठन बनाना नहीं था। हम साथी और मित्र हैं। सच कहूं तो शाओया ही तांगसेक्ट की वास्तविक सेक्ट लीडर है। तुम केवल उसकी अनुपस्थिति में उसका कार्यभार निभा रहे हो। अब जब हमारी सच्ची नेता मुश्किल में है, तो क्या हमें उसकी पूरी तरह सहायता नहीं करनी चाहिए? इसके अलावा, ये केवल उसी की बात नहीं है। अगर सेक्ट का कोई भी सदस्य इस तरह की समस्या में फंसता, तो हम उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश करते। यही तो थैंक्सेक की एकता का प्रमाण होगा, जिससे हर डिसाइपल ये महसूस करेगा कि सेक्ट उसका परिवार है। मुझे लगता है युहाओ का विचार पूरी तरह सही है। जंगननन की बात सुनकर बेबे चुप हो गया। इस क्षण उसके सीने में एक गर्माहट सी फैल गई। इतने वह शाओया की गुमशुदगी के कारण भीतर से टूटा हुआ था। उसने अपनी सारी ऊर्जा कल्टीवेशन और टंग सेक्ट को आगे बढ़ाने में लगा दी थी। हो युहाओ और जंगनन की बातें न केवल उसे सांत्वना दे रही थी, बल्कि उसे अपनेपन का एहसास भी करा रही थी। हाँ, टैंग सेक्ट वाकई बहुत एकजुट है। जंगननन ने बेबे को सिर झुकाते देख युहाओ की ओर मुड़कर कहा, युहाओ, तय रहा। लौटने के बाद हम ये मिशन घोषित करेंगे। मुझे विश्वास है कि कई लोग इसमें रुचि दिखाएंगे। ठीक है, हुओ युहाओ ने तुरंत सहमति दी। बेबे ने गहरी सांस छोड़ी और सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद। मैं शाओया की ओर से तुम सबका धन्यवाद करता हूँ। शाओ शाओ हंस पड़ी। एल्डेस्ट सीनियर टीचर शाओया की ओर से क्यों धन्यवाद दे रहे हो? हम सब दोस्त हैं।
ये तो हमारा कर्तव्य है। इस योजना से बेबे का मन काफ़ी हल्का हो गया। अगर पूरे उपकूलन की शक्ति के बावजूद वे ब्लू सिल्वर एम्परर को ना खोज पाए, तो शायद सचमुच तांग्या की किस्मत तय हो जाएगी। एल्डर सॉन्ग ने सिर हिलाया और कहा, मुझे भी लगता है युहाओ की योजना उचित है। टैंग्या वास्तव में टैंगसेक्ट की एकमात्र उत्तराधिकारी है। टैंगसेक्ट और श्रेक एकेडमी के बीच हजारों वर्षों का संबंध रहा है। मुझे विश्वास है कि एकेडमी इस मामले में टैंगसेक्ट का समर्थन करेगी। हालांकि कृपया समझें कि एकेडमी सीधे अपना नाम नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे कई क्षेत्रों में जुड़ाव है। लेकिन फिर भी जो भी व्यक्ति ब्लू सिल्वर एम्परर को खोजेगा, उसकी शर्तें जो भी हों, एकेडमी पूरी कोशिश करेगी सहायता की। धन्यवाद। एल्डर सॉन्ग, बेबे ने कृतज्ञता से कहा। एल्डर सॉन्ग सी गॉड्स पवेलियन में बहुत ऊंचे पद पर थीं, एल्डर श्वान के बाद दूसरे स्थान पर। उनके समर्थन का मतलब था कि डीन शैन लिनर और चैंडो भी निश्चित रूप से समर्थन देंगे। साथ ही हो युहाओ, बेबे और एल्डर सॉन्ग की मतों के साथ अब उनके पास सी गॉड्स पवेलियन में 5 वोट हो चुके थे, लगभग आधे कुल मतों के बराबर। अभी के लिए डेमी प्लेन में स्थिति स्थिर हो चुकी थी। इस बार का मिशन पूरी तरह सफल रहा। न केवल उन्होंने टांग्या को बचाया, बल्कि उन्होंने एक क्लास 9 स्टेशनरी शेल का उपयोग करके सन मून एम्पायर की पूरी सोल इंजीनियर लीजन को नष्ट कर दिया। इससे हेवनली सोल एम्पायर के अग्रिम मोर्चे पर दबाव भी कम हुआ। बेशक यह तभी संभव हुआ क्योंकि वह शेल शेल सन मून एम्पायर के बेस के भीतर विस्फोटित हुई। अगर नांगोंगवान नन होता तो वे ये नहीं कर पाते। हालांकि सन मून एम्पायर की सेना अब भी अनुशासित दिख रही थी, परंतु उसके भीतर भारी अव्यवस्था फैल चुकी थी। जांच चल रही थी, जिससे गहरी उथल-पुथल मच गई। हेवनली सोल एम्पायर इस परिणाम से बेहद प्रसन्न थी। भले ही उनकी निगरानी सीमित थी, पर क्लास 9 स्टेशनरी शेल के विस्फोट से जो भयंकर हलचल हुई, उसके कारण उन्हें पूरी जानकारी मिल गई। हुयुहाओ की निगरानी से उन्हें सन मून एम्पायर की सोल इंजीनियर लीजन्स के स्थानों की सटीक जानकारी पहले से थी, इसलिए वे सब कुछ जोड़कर स्थिति समझ गए। अगर वे ना उस समय हेवनली सोल एम्पायर की सेना की कमान न संभाल रही होती और उसने मूल योजना जारी न रखी होती, तो ये पूरा अभियान शायद एक दिखावे में बदल जाता। इसी कारण स्टार लुओ और डोलिंग एम्पायर्स के सेनापति बेहद असंतुष्ट थे। उन्हें लगा कि हेवनली सोल एम्पायर बहुत सावधानी बरत रही है और इतने बड़े अवसर का लाभ नहीं उठाया। वास्तव में हेवनली सोल एम्पायर की अपनी कठिनाइयां थीं। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि ये एक सुनहरा अवसर है, लेकिन सन मून एम्पायर की स्थिति अभी भी स्थिर दिख रही थी। साथ ही हेवनली सोल एम्पायर की सेना में जो बल एकत्रित था, वही उनका अंतिम संबल था। यदि पूर्ण युद्ध छिड़ जाता, तो वे डोलिंग और स्टारलू एम्पायर्स को आगे नहीं कर सकते थे। उन्हें स्वयं अग्रिम मोर्चे पर रहना पड़ता। उस स्थिति में भारी क्षति निश्चित थी। संभव है वे ये युद्ध जीत भी लेते, लेकिन वह एक विनाशकारी विजय होती। और यदि सन मून एम्पायर को कुछ समय के लिए पीछे धकेल भी देते, तो क्या गारंटी थी कि वे दोबारा आक्रमण नहीं करेंगे? अगर हेवनली सोल एम्पायर की शक्ति क्षीण हो जाती, तो वे अपने साम्राज्य की रक्षा कैसे करते? सन मून एम्पायर एक बड़ा खतरा थी, लेकिन यदि हेवनली सोल एम्पायर बहुत कमजोर पड़ जाती और सन मून एम्पायर की धमकी घट जाती, तो स्टार लुओ और डोलिंग एम्पायर्स स्वयं उसके लिए खतरा बन सकते थे। इस प्रकार ऐसे जटिल हितों के टकराव में हेवनली सोल एम्पायर ने मूल योजना पर ही टिके रहना उचित समझा। तथ्य ने सिद्ध किया कि उनका निर्णय सही था। भले ही सन मून एम्पायर को भारी हानि हुई, पर वे पूरी तरह टूटे नहीं थे। यदि युद्ध होता तो कौन विजयी होता, यह कहना कठिन था। किसी भी स्थिति में यदि हेवनली सोल एम्पायर आक्रामक होती, तो उसे भारी हानि उठानी पड़ती, क्योंकि उन्हें सन मून एम्पायर द्वारा स्थापित 4 अन्य सोल फॉर्मेशंस को भी तोड़ना पड़ता। इस घटना के बाद सन मून एम्पायर में जबरदस्त हलचल मच गई। एक सोल इंजीनियर लीजन की हानि ने लिन हाई को मानो रातों रात बूढ़ा कर दिया था। अब सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। साथ ही होली गोस्ट चर्च को भी भयंकर नुकसान हुआ। उनके एक एल्डर की मृत्यु हो गई, एक होली लेडी लापता थी और कई इविल सोल मास्टर्स मारे गए। और यह बोझ निश्चित रूप से जोंगली वू पर नहीं डाला जा सकता था। सन मून एम्पायर के बेस में व्यापक जांच शुरू हो चुकी थी, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी श्रेक के लोगों का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा में विलीन हो गए हों। जोंगली को केवल यही राहत थी कि नंगोंग वान, थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर जीवित बचे थे, यद्यपि वे गंभीर रूप से घायल थे। लेकिन एक टाइटल डोलो की लाइफ एनर्जी अत्यंत प्रबल होती है। कुछ समय के उपचार के बाद वे ठीक हो जाएंगे। चौथे दिन की रात घने अंधेरे तंबू में एक काली दरार चुपचाप खुली। एक आकृति उसमें से बाहर निकली।
वह वही तंबू था जिसमें मैस्क्रेडोलू अपनी मृत्यु से पहले ठहरता था। उसकी मृत्यु के बाद भी जांच के बावजूद किसी ने उस तंबू को नहीं छुआ था। वह आकृति एक कोने में छिप गई। उसने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन फैलाई ताकि आसपास के परिवेश में कोई हलचल हो तो समझ सके। कुछ क्षण बाद जब उसे यकीन हो गया कि सब सुरक्षित है, दरार से एक और व्यक्ति बाहर आया। अगर कोई उन्हें देखता तो हैरान रह जाता, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते थे। दोनों ही हो युहाव थे। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना, अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।